ननंद रानी, आप अपना ससुराल देखिए, आपका मायका मैं संभाल लूँगी। देखिए, अब मुझसे ये सेवा नहीं होती है। मैं भी थक जाती हूँ, घर के काम, बच्चों के काम और उस पर आपके पिताजी की देख रेख। इस जन्मदिन पर ना मुझे साड़ी चाहिए ना ही गहना, बस मुझे इनसे मुक्ति दिला दीजिए। आपके पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आइए। मेरी सहेली भी अभी पिछले महीने अपनी सास को वहीं पर छोड़कर आई है। अब उसे बड़ा आराम है, वरना उसकी सास ने भी उसका जीना मुश्किल कर रखा था। अपनी पत्नी नन्नी की बातें राघव के कानों में शीशा बनकर पिघल रही थी, पर वो लगातार बोले जा रही थी। आप तो सुबह के गए रात को दुकान से आते हो और बच्चे अपने पढ़ने और खेलकूद में व्यस्त रहते हैं। मैं अकेली कब तक खटती रहूंगी? सारी उम्र हो गई है, अब मैं भी कुछ पल फुर्सत और बिना जिम्मेदारी के जीना चाहती हूँ। नंदिनी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अपने पिताजी को कैसे वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाऊं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी हर इच्छा पूरी की, मुझे पढ़ाया लिखाया है। माँ तो 9 महीने ही कोख में पालती है, पर पिता तो बरसों पालता है। अपनी संतान के खाने पीने, पहनने ओढ़ने और शिक्षा के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है और संतान पर खर्च कर देता है। माँ तो मुझे जन्म छोड़कर चली गई थी। पिताजी ने ही मुझे माँ का भी प्यार दिया है। मैं उनके प्यार को भुला दूं और तुम्हारी नाजायज मांग को मान लूं? ये तो कभी नहीं होगा। राघव ने भी मजबूती से चिल्लाकर कहा। तो फिर आप ही अपने पिताजी का कामकाज करिए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली हूँ। ज़्यादा परेशान करेंगे तो अपने मायके चली जाऊंगी। बच्चों को पालिए और खुद खाना बनाकर खिलाइए। नंदिनी ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उस दिन रात का खाना भी नहीं बनाया। राघव ने लाखों मिन्नतें की, खाना मत बना, पर मैंने जो खाना बनाया है वो खाना तो खा ले। पर नंदी नहीं मानी। बच्चों को खाना खिलाकर राघव ने उन्हें सुला दिया। बाहर लेटे हुए वो अपने वृद्ध पिताजी को एकटक देख रहा था। कितने कमज़ोर हो गए थे। बहू की बातों से उन्हें भी सदमा लगा था और वे भी गुमसुम से ही थे। राघव अपने पिताजी रमेश बाबू की दिल से इज्जत करता था, उनकी सेवा करता था। उसका मानना था कि पिताजी ने उसे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वो पिताजी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन नंदिनी को कौन समझाए कि वो अब गलत जिद लेकर बैठ गई है। भला पिताजी को कैसे वृद्धाश्रम छोड़ सकता है? अपने पिताजी रमेश बाबू का जीवन राघव की आंखों के आगे घूमने लगा। रमेश बाबू और विमला का विवाह कम उम्र में ही हो गया था। एक संयुक्त परिवार में ब्याह कर आई थी। सास, ससुर, देवर, ननंद सबका काम करती थी। परिवार में मन लगा हुआ था, पर वो अब उदास रहने लगी थी। उसे गर्भ नहीं ठहर रहा था। सालों से उसकी गोद सूनी थी। डॉक्टर ने कहा था कि विमला बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर है और बच्चे को जन्म देने के लिए विमला का शरीर तैयार नहीं है। विमला ने डॉक्टर से विनती की और पूरा इलाज लिया ताकि वो भी माँ बन सके। एक दिन उसने खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। पूरे परिवार में खुशियाँ छा गई। 9वें महीने उसने राघव को जन्म दिया, पर खुद अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। अपने बच्चे को वो देख भी ना सकी और उसने दम तोड़ दिया। रमेश बाबू उसे बहुत प्यार करते थे। वो उसकी मौत से हिल गए थे। अब राघव की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। भाई बहन अपनी गृहस्थी में रम गए थे। माँ और पिताजी वृद्ध और बीमार थे, तो अब उनसे काम होता नहीं था। फिर भी रमेश बाबू दुकान जाते थे तो दादी राघव को संभाल लेती थी। एक दिन रमेश बाबू को उनके माँ पिताजी ने समझाया कि राघव के लिए दूसरी माँ लेकर आ जा, तेरा भी जीवन आसान हो जाएगा। हम कब तक बैठे रहेंगे? घर गृहस्थी संभालने वाली आ जाएगी तो हम भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो राघव को माँ जैसा प्यार तो नहीं देगी। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, अपने बच्चे को खुद पाल लूँगा। नई पत्नी आएगी और उसके अपने बच्चे भी होंगे, फिर वो मेरे राघव को तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। और माँ, जब दूसरी माँ आती है तो अब बाप तीसरा हो जाता है। वो खुद अपने बच्चे से दूर हो जाता है। इसलिए मैं आजीवन अकेला रह लूँगा, पर दूसरी शादी नहीं करूँगा। राघव को माँ और पिता दोनों का ही प्यार मैं अकेला दूंगा। मैं उसके जीवन में हमेशा रहूंगा और उसकी परवरिश करूंगा। माँ और पिताजी समझाकर हार गए थे कि बुढ़ापे में बच्चे नहीं, पति और पत्नी ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। पर रमेश बाबू समझने को तैयार नहीं थे। माँ और पिताजी भी एक उम्र के बाद संसार से चले गए। अब राघव और रमेश बाबू घर पर अकेले रह गए। दोनों आपस में मिल बांटकर काम कर लेते थे, खाना भी बना लेते थे। रमेश बाबू की दुकान थी, वो सुबह के गए रात को घर आते थे। राघव भी अब बड़ा हो चुका था, वो अब खाना बनाकर रख देता था।
दोनों का जीवन चल रहा था। रमेश बाबू को उम्र के साथ कई बीमारियों ने घेर लिया था। कहने को वो बाहर से खुश दिखते थे, पर अंदर अकेलेपन ने उन्हें तोड़ रखा था। वो अब घर पर ही रहने लगे थे। राघव ने धीरे धीरे करके पूरी दुकान का कामकाज संभाल लिया है। अकेले आदमी का समय काटना मुश्किल हो जाता है। औरत अकेली हो तो घर के 10 काम निपटा देती है और रिश्तेदारों को भी नहीं खटकती है, लेकिन अकेला आदमी किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन भी रहने जाए तो भारी लगता है। रमेश बाबू का मन हुआ तो एक दिन छोटे भाई के यहाँ मिलने चले गए और वहाँ रुकने का मन था, पर एक समय का खाना खिलाकर भाई की पत्नी पूछ ही लिया कि भाई साहब यहाँ रुकेंगे या शाम को वापस चले जाएंगे। भाई ने भी पूछ ही लिया, भाई साहब रात रुकोगे या चले जाओगे। रमेश बाबू शाम को ही आ गए। भाई ने झूठ मूठ का भी नहीं रोका कि आप रुक जाओ। बहनों के यहाँ जा नहीं सकते थे, बहनें भी आती नहीं थी। अब कोई खाना बनाने वाली भाभी तो ना थी। अब मायके में भी आकर रसोई में खटकना बहनों को अच्छा नहीं लगता था। रमेश बाबू के पास आती और कुछ देर में मिलकर चली जाती थी। वहीं छोटे भाई के यहाँ काफ़ी रुक कर जाती थी। अब घर को एक स्त्री की ज़रूरत थी जो घर आकर संभाले। वैसे भी बिना गृहिणी के कोई घर नहीं होता है। राघव के लिए लड़की ढूंढी जाने लगी और नन्नी को पसंद किया गया। नन्नी भी खुश थी कि वो घर की इकलौती बहू है जो राज करेगी। राघव और नन्नी की शादी हो गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था, सब एक एक करके जाने लगे। अब घर में दिन भर नंदिनी और रमेश बाबू ही रहते थे। राघव तो दुकान पर सुबह का गया रात तक आता था। नन्नी को सब अच्छा लगता था क्योंकि रमेश बाबू अपने ही कमरे में रहते थे, ज़्यादा बहू को परेशान नहीं करते थे। राघव का भी परिवार बढ़ गया था, 2 बच्चे हो गए। अब उन बच्चों का काम भी बढ़ गया था। अकेली नन्नी ही लगी रहती थी। घर की साफ सफाई से लेकर बर्तन कपड़े वो ही करती थी। अब इतना भी पैसा नहीं था कि एक नौकर रख लें। जब भी नन्नी बच्चों का मनपसंद कुछ बनाती तो राघव के पिताजी नहीं खाते थे। उनका खान पान अलग था। कभी नन्नी का खाना बनाने का मन नहीं करता था, फिर भी रमेश बाबू के लिए बनाना पड़ता था क्योंकि वो बाहर का तीखा मिर्च मसालेदार खाना नहीं खाते थे। अब नन्नी को ये सब बोझ लगने लगा था। वो भी अब आज़ादी से रहना चाहती थी। वो रोज शाम को घर से थोड़ी दूर स्थित बगीचे में घूमने निकल जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात रश्मि से हो गई थी। साथ घूमते घूमते दोनों में दोस्ती हो गई थी। अब क्या बताऊं, घर में बूढ़े ससुर जी हो तो कोई काम के नहीं होते हैं। सास हो तो घर की साग सब्जियां ही साफ कर दे। थोड़ा तो सहारा मिलता है। मैं तो अकेली थक जाती हूँ, कहीं घूमने भी नहीं जा पाती हूँ। नन्नी दुखड़ा रोती तो रश्मि ने उसे उपाय बताया कि उसने 3 महीने पहले ही अपनी सास को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया है, तू भी ससुर जी को पहुंचाकर मुक्ति पा ले। तब से नन्नी ने जिद पकड़ ली। राघव कैसे अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देता, पर नन्नी नहीं मानी और जिद पकड़ बैठी और मायके चली गई। रमेश बाबू से ये देखा नहीं गया। उन्होंने राघव को समझाया कि अब उनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं है, तुझे तो बहू के साथ रहना है, इसलिए तू मुझे छोड़कर आ जा। राघव अपनी पत्नी की मांग पर पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ तो आया, पर उसका मन उसे धिक्कार रहा था। पर पत्नी के मायके जाने से उसे बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया था। अगले दिन जब वो ससुराल पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी नन्नी वहां रो रही थी और अपने आप को कोस रही थी। वो मायके तो आ गई थी, पर घर पर उसके वृद्ध माता पिताजी चिंतित थे। नन्नी, घर सुनसान क्यों है? बहुत देर से भाभी भी नहीं दिख रही है, भैया भी कहाँ है? राघव ने पूछा। नन्नी ने रोते हुए कहा, भाभी रूठकर मायके चली गई है और जिद पर अड़ी है कि अम्मा बाबूजी को घर से निकालकर वृद्धाश्रम छोड़ आए। अब भाभी से इतने लोगों का काम नहीं होता है और इतनी सेवा भी नहीं होती है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बाबूजी ने खून पसीने से ये घर बनाया है और उन्हें ही घर से निकाला जा रहा है। अम्मा ने अपने जीवन के कितने साल इस घर को दे दिए, अब भाई बहन को पाला, हमारी हर इच्छा पूरी की, हमारा हर सपना पूरा किया। इतने चाव से बहू लाई थी, क्या इसी दिन के लिए बहू लाई थी? ऐसी लड़कियों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए जो अपने सास ससुर की सेवा न कर सके। नंदिनी अपनी भाभी को कोसे जा रही थी और लगातार दोषारोपण कर रही थी। राघव ये सुनकर मुस्कुराया। फिर तो तुम्हें भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अपने अम्मा बाबूजी का इतना दर्द आ रहा है और ये भूल गई कि तुम अपने मायके क्यों आई हो। मैं कल ही पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया हूँ और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं बच्चों को भी अनाथाश्रम छोड़ आऊँगा। अब तुम मज़े से अपने मायके में रहो और अपने अम्मा और बाबूजी की सेवा करो। राघव की बातें सुनकर नन्नी को कुछ ध्यान आया। बात तो पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने की थी, फिर बच्चों को अनाथाश्रम में क्यों छोड़कर आओगे? अभी उनके माता पिता जिंदा हैं, उन्हें पाल लेंगे। आप ही कैसी बातें कर रहे हो? मैं अब घर चलने के लिए तैयार हूँ। नन्नी सामान पैक करने लगी। नन्नी की बातें सुनकर अम्मा बोली, बेटी तेरे दुष्कर्म तेरे मायके में भारी पड़ गए हैं। तेरी भाभी को पता चला कि तू यहाँ क्यों आई है तो वो भी मेरे बेटे से जिद करने लगी। ये तो अच्छा उपाय है, अम्मा बाबूजी को भी वृद्धाश्रम छोड़ाओ।
मुझे भी सेवा के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। वो भी अब आज़ाद रहना चाहती है, अपने मुताबिक जीना चाहती है। नन्ही अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी कि अपने ही पति के पिता का सम्मान ना कर सकी, जिन्होंने राघव को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। उन्हें ही मैंने घर से जाने को कहा, जिन्होंने ये घर बनाया और राघव की परवरिश के लिए दोबारा शादी नहीं की। उन्हीं देवता तुल्य ससुर जी को मैंने वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। और नन्ही राघव के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मुझे पिताजी के पास ले चलिए। इतने में नन्ही की भाभी भी आ गई। नन्ही से बोली, जीजी, ये सब एक स्वांग था। आप अम्मा बाबूजी की चिंता ना करें, मैं उनका सदैव ध्यान रखूंगी। आपको सही राह दिखाने के लिए हम सब ने मिलकर ये स्वांग रचाया था, क्योंकि जब चोट अपने पर लगती है तभी दर्द की अनुभूति होती है। ननंद रानी, आप अपना ससुराल देखें, आपका मायका मैं संभाल लूँगी। आप अपने ससुर जी को संभालें, आपके अम्मा बाबूजी अब मेरी जिम्मेदारी हैं। नंदिनी राघव के साथ ससुर जी को लेने वृद्धाश्रम पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। पिताजी ने प्राण त्याग दिए थे। जब से आए थे गुमसुम थे। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। बस मेरा घर, मेरा राघव, बार बार अपने घर और बेटे राघव को याद किए जा रहे थे। सुबह देखा तो इनमें प्राण ही नहीं थे। वहाँ काम कर रहे आदमी ने बताया, नंदिनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मन पर एक भार सा था, जो सेवा के भार से अधिक भारी प्रतीत हो रहा था। वो पिताजी से क्षमा भी नहीं मांग पाई। पिताजी की देह को घर ले जाने की व्यवस्था होने लगी। नंदिनी को महसूस हो रहा था कि पिताजी का साया उसके साथ ही अपने घर की ओर बढ़ रहा है। राघव भी निष्प्राण सा हो गया था। काश वो उन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाता तो वो कुछ वर्ष और जी लेते। दोस्तों, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, दिन रात उनमें ही लगे रहते हैं, तो क्या घर के बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते हैं? हमारे बुजुर्गों ने हमें पाला पोसा है, उन्होंने हमें जीवन दिया है। हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं, कुछ पता नहीं है, पर जो हमारा जीवन बनाते हैं उन माता पिता और सास ससुर का सदैव सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।